डॉक्टर राजीव अग्रवाल, सीनियर डायरेक्टर ब्रेस्ट सर्विसेज, मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल, गुरुग्राम। अक्सर पेशेंट हमसे ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट कैंसर को क्या होने से नहीं रोका जा सकता, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, या इसका कोई वैक्सीन नहीं बना। डॉक्टर साहब, सुना है कोई वैक्सीन आ चुका है। तो यहाँ मैं ये क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि एज ऑन टुडे ब्रेस्ट कैंसर का कोई वैक्सीन नहीं है। जहाँ तक प्रिवेंशन की बात है, ब्रेस्ट कैंसर का जो प्रिवेंशन है वो कुछ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पेशेंट्स के लिए हो सकता है। जैसा मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया कि 3 तरह का रिस्क ब्रेस्ट कैंसर में होता है। एक नॉर्मल पॉपुलेशन का रिस्क, एक जिनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो उसका रिस्क, और एक जेनेटिक रिस्क। तो जो फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक रिस्क वाले लोग हैं उनका हम प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर में कुछ हेल्प कर सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस को ख़त्म तो नहीं कर सकते बट कम कर सकते हैं। नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए अभी कोई ऐसा मेथड नहीं आया जिसमें हम ब्रेस्ट कैंसर को होने से रोक सकें। ऑफ कोर्स स्क्रीनिंग मैमोग्राफी से हम उसको जल्दी डायग्नोज कर सकते हैं, जिसको हम सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं। तो होने से रोकने के लिए जो मेथड्स अपनाए जाते हैं उनको हम लोग प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। और आज हम दवा की बात करेंगे, जिन दवाओं से ब्रेस्ट कैंसर को कुछ हद तक कम किया जा सकता है उस सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में, जिसको हम हाई रिस्क पेशेंट कहते हैं। यूजुअली ये उन पेशेंट्स में किया जाता है जिनमें फैमिली का रिस्क होता है लेकिन जेनेटिक रिस्क उतना नहीं होता है। अब किस पेशेंट को कितना रिस्क है, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक ऑनलाइन मॉडल है जिसको हम लोग गेल्स मॉडल कहते हैं। उसमें हमें पेशेंट का डाटा भरना होता है कि पेशेंट की पीरियड्स कब शुरू हुए, कितने उसके बच्चे हैं, फैमिली हिस्ट्री क्या है, पेशेंट की क्या ब्रेस्ट बायोप्सीज हो चुकी हैं, फैमिली हिस्ट्री में पेशेंट के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को कितनों को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, या ब्रेस्ट बायोप्सीज की रिपोर्ट क्या थी। कुछ पर्टिकुलर टाइप की ब्रेस्ट बायोप्सी जिसको हम लोग एटिपिकल हाइपरप्लेजिया कहते हैं या लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू कहते हैं, इन पेशेंट्स को हम लोग हाई रिस्क कहते हैं। तो जब हम गेल मॉडल में ये पेशेंट का डाटा भरते हैं तो अगले 5 साल में या 10 साल में पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर होने की कितनी संभावना है ये निकल के आती है। इस गेल मॉडल से जिन पेशेंट का रिस्क 1.66 या उससे ज़्यादा आता है उनमें हम कुछ दवाएं हैं जो ब्रेस्ट कैंसर को रोकने में हेल्प करती हैं। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट दवा है जिसको हम टैमॉक्सिफेन कहते हैं। ये दवा पिछले 50 सालों से ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ हो रही है और आज भी जो प्री मेनोपॉजल पेशेंट्स ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं उनमें ये दवा यूज़ होती है। इस तरह के हाई रिस्क पेशेंट्स में, जैसा मैंने बताया, जिनका रिस्क 1.66 से ज़्यादा है, उनको हम टैमॉक्सिफेन 20 मिलीग्राम रोज़ 5 साल तक देते हैं और इस दवा से लगभग ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क 40 से 50% कम हो सकता है। कुछ और दवाएं भी हैं जिसको हम वेलॉक्सिफेन कहते हैं, या एक और दवा है जिसको हम एरोमेटेज इनहिबिटर ग्रुप ऑफ मेडिसिन कहते हैं। उनका भी यूज़ पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट्स में हुआ है और उसमें भी हमको अच्छे रिज़ल्ट मिलने की संभावना है। लेकिन यहाँ मैं ये वार्न करना चाहूँगा, ये कॉशन करना चाहूँगा कि कोई भी दवा विदाउट साइड इफ़ेक्ट नहीं है। टैमॉक्सिफेन भी जब हम 5 साल के लिए ब्रेस्ट कैंसर के प्रिवेंशन में यूज़ करते हैं तो उसमें थोड़ी सी ब्लड में खून जमने, ब्लड की नलियों में खून जमने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है, या जो बच्चेदानी का अंदर की लाइनिंग है जिसको हम लोग एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसके कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जिन पेशेंट्स को भी, चाहे हम ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन के लिए या ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए
टमॉक्सिफेन देते हैं उनका रेगुलर चेकअप बहुत ज़रूरी है। और अगर हमें किसी स्टेज पे ये लगता है कि एंडोमेट्रियल थिकनिंग बढ़ रही है तब हम दवा को रोकने की कोशिश करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में पॉसिबल है, लेकिन एज ऑन टुडे अभी कोई वैक्सीन नहीं बना है। किसी और वीडियो में हम जेनेटिकली हाई रिस्क पेशेंट्स के बारे में रिस्क रिडक्शन सर्जरी के बारे में बात करेंगे, जो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को 80 से 90% तक कम कर सकती है। धन्यवाद।